नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मधु है और आज मैं आपको पर्माकल्चर आधारित खेती के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ आप लोगों से। पर्माकल्चर स्थायी खेती हमारी बहुत प्राचीनतम खेती है और प्राचीनतम खेती को समझने से हमको आज के जो परिप्रेक्ष्य में आज जो अस्थायी खेती जिसको कहते हैं, अस्थायी खेती का मतलब ये है कि हम मौसम आधारित कुछ फसलों को चुनते हैं खेतों में लगाने के लिए और 3 या 4 महीने में वो फसल तैयार हो जाती है और हम उसको काटते हैं और खेतों को हम लोग खाली कर देते हैं। तो ये तो अस्थायी खेती है। स्थायी खेती के अंदर, पर्माकल्चर के अंदर हम लोग जो हमारी प्राचीनतम जो खेती थी वो आता है, जो हम लोगों हमारा भारतीय कृषि का प्राचीनतम तरीका था और वो हम स्थायी तरीका हम लोगों को हमारे ऋषि और वेदों ने वेदों में जिन खेती के तरीकों को लिखा है हमारे ऋषि और वेद ने, तो एक ऋषि पाराशर वेद हैं, उन्होंने अपने को वृक्ष आयुर्वेद एक किताब लिखी उन्होंने कि उसमें उन लोगों ने अपने वेदों में जिस खेती का जिक्र किया है और जिस भी तरीके से बायोडायनामिक खेती हम ऋतुओं के आधार पर या ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो खेती थी, जो तरीके थे, तो वो ये चाहते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस कृषि के जो तरीके हैं या स्थायी जो खेती है वो उन किताबों में सुरक्षित रहे और लोग उनको पढ़े और उस आधारित ये जो हमारी परंपरा थी प्राचीन खेती की वो आगे से आगे चलती रहे और हमारा खेती का आधार पर्माकल्चर हो, स्थायी खेती हो। तो ऋषि पाराशर ने जो वृक्ष आयुर्वेद किताब लिखी है वो एक वेद भी थे, तो आयुर्वेद, हर वेद लगा हुआ है इसके साथ में, वैसा ही आयुर्वेद जो मनुष्यों के आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए था और मृग्य आयुर्वेद जो पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली के बारे में लिखा गया था और वृक्ष आयुर्वेद जो वृक्षों के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी आयु बढ़ाने के लिए जो लिखा गया था। तो ऋषि पाराशर ने इन 3 तरह की आयुर्वेद तरीकों को उस वृक्ष आयुर्वेद में उनमें संकलन किया और उस आधार पर, जबकि बाहर से जो लोग हमारे भारत में आ रहे थे, जो अलग अलग तरह से बाहर के लोग, मुगल है या ब्रिटिश लोग आए थे, तो उनको हमारी जो खेती करने के जो तरीके थे उस समय, तो उन्होंने हमारी खेती का मजाक उड़ाया कि आपके पास कोई यंत्र नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और टेलीस्कोप नहीं है, तो आप इन तारों को कैसे देख पाते हो और कैसे खेती कर रहे हो तारों पे आधारित। तो उन वेदों के बारे में जब इनको पता चला, वृक्ष आयुर्वेद और जो भी हमारे वेद हैं या हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो किताबें पुस्तकें लिखी गई है, पांडुलिपियां लिखी गई है, उनको उन्होंने निकाला और उनको देखने की कोशिश की। और हमारे जो ऋषि थे वो हम अपने शरीर को एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करते थे, जो शायद उनको विश्वास नहीं हुआ और कि ध्यान धारणा, समाधि और तप और तपस्या से जो हमारे ऋषि थे उन लोगों ने बायोडायनामिक खेती की। हम लोग तारों को, चंद्रमा को देख के कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चंद्रमा, अमावस्या, पूर्णिमा, हमको कब बीज उगाना है, कब कौन सी फसल लेनी है, और पंच महाभूतों को भी उस वृक्ष आयुर्वेद में आधार माना ऋषि पाराशर ने। पंच महाभूत कैसे आधार माना कि जिस समय इस प्रकृति के अंदर जल तत्व का ज्यादा प्रभाव है तो वो लोग चावल या धान की खेती करने लग जाते थे। जिस समय अपने प्रकृति के अंदर वायु तत्व की अधिकता है तो वो हरे पत्तेदार सब्जियां, जितनी हरे पत्तेदार सब्जियां वो लगाते थे। और आकाश तत्व की जब प्रकृति के अंदर प्रभाव ज्यादा है तो हमारे कंद मूल फल, जो पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचाई पे 20 से 25-30 फीट ऊपर जो पेड़ लगाए जा सकते थे, वो उनको लगाने के तरीकों पे जाते थे। और बारिश लाने के लिए कौन कौन से पेड़ हमारी प्रकृति में जरूरी है उनका ध्यान रहता था। कौन से कंद मूल फल सब्जियां को लगाने से प्रकृति का पोषण बना रहेगा, उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, उसकी आयु बड़ी होगी पेड़ों की, इन सब की जानकारी ऋषि पाराशर ने उस वृक्ष आयुर्वेद में दी। जब इनको ब्रिटिश और मुगल और इन लोगों को जब अपनी जो विधा थी खेती करने की उनके बारे में पता चला, तो और उनको यकीन भी हो गया कि इस आधारित हम भारत की कृषि है और
भारत कृषि प्रधान नहीं, भारत उद्योग कृषि प्रधान देश था, जिसमें हमारे जीविका यापन करने के हमारे पास ये तरीके थे। खेती थी, हमारा पशुधन था और हमारा उद्योग था। तो हम इस आधारित और एक उन्नत और समृद्धिशाली खेती परमाकल्चर आधारित और वृक्षा आयुर्वेद और हमारे ऋषियों ने हमको दी थी, और हमारा जीवन बहुत सुकून और शांति। और आपने सुना, हम लोगों ने सुना है ना कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, दूध की नदियां बहती थी। तो होता यह था कि खेती और पशुपालन से हर किसान और हर घर की जीविका चलती थी। लेकिन जो फसल उगने के बाद, हमारा किसान की पूर्ति होने के बाद जो बचता था, हम उसको निर्यात करते थे बाहर के देशों को। तो निर्यात जब हम करते थे तो हम बाहर से पैसा नहीं लेते थे, रुपया नहीं लेते थे, उसके बदले में हम लोग सोना लेते थे देशों से। तो इसलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो ये परमाकल्चर और हमारी प्राचीन कृषि करने का तरीका ये था हमारे पास में। लेकिन ये लोग जो बाहर से आए हुए मुगल या ब्रिटिश ये लोग थे, हमारे भारत के साथ में ये प्रतिस्पर्धा में उतरे और इनको इन चीज़ों से ईर्ष्या हुई। तो इन लोगों ने हमारी जितनी ये पुरानी प्राचीन पांडुलिपियाँ या किताबें थी, वेदों द्वारा लिखी गई वेद थे, इन सबको यहाँ से, जबकि ये सब सारी पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत में थी कि इनको भाषा का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रतिस्पर्धा और हमारे भारत के साथ में जो इनकी ईर्ष्या थी कि एक पूरे में भारत जैसा देश सिर्फ अकेला एक उन्नत और समृद्धिशाली देश हो जाएगा भारत। तो उन सारी हमारी पांडुलिपियों और किताबों और वृक्षा आयुर्वेदों को सबको यहाँ से चुरा के लेके चले गए। और आपने जैसा सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में एक मुगल शासक बख्तियार खिलजी था, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आग लगाई थी, आग लगा दी थी पूरी उस विश्वविद्यालय को। जबकि विश्वविद्यालय के अंदर एक टाइम में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी कृषि और अलग अलग तरीके से उस में अध्ययन कर रहे थे। कहते हैं ऐसा प्राचीन काल में कि 3 महीने तक वो आग जलती रही उस नालंदा विश्वविद्यालय में, और 10 लाख से ज़्यादा या 90 लाख, शायद 10 से भी ज़्यादा, 90 80 का आंकड़ा बताता है हमारे पांडुलिपियों में कि 90 लाख से ज़्यादा किताबें उसके अंदर जल गई वो। तो सारी हमारी प्राचीनतम खेती के तरीकों को, हमारी किताबों को, हम सब चीज़ों को उन्होंने जलाने या हमसे अलग करने की कोशिश की, और वो हो गया, वो सारी किताबें जल गई। उसके बाद में ये ब्रिटिश लोग हैं जिन्होंने अपना तरीका, हमारा शिक्षा के तरीके और हमारे रहन सहन के तरीके, हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाला सिलेबस, ये सब इनका था। इन लोगों ने भारत को गरीब या भारत में अपना शासन या अपनी तरीके लगाने के लिए अपने तरीकों में खेती की पूरी सारी चीज़ों को बदल दिया इन लोगों ने खेती में। और एक झूठी अफवाह फैलाई भारत के अंदर कि भारत को, लोगों को ये डर दिखाया गया कि आपके भारत में भुखमरी आएगी और खाद्यान्न की कमी होने वाली है। कलकत्ता और पश्चिम बंगाल जैसे देश के लिए बोला गया कि भुखमरी और खाद्यान्न की कमी होने वाली है आप लोगों की, जबकि हमारी सारी सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं थी, नदियों के पास बसी हुई है। जो भी अगर आप देखोगे हमारे सब में नदियों के पास थी, क्योंकि उनका जल मीठा था और खेती अच्छी होती थी। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल जैसा देश गंगा नदी के पास बसने वाला, हुगली नदी के पास बसने वाली सभ्यता में खाद्यान्न की कमी आ जाएगी, ये एक अफवाह। और इस तरह से हमको डराया गया और डर दिखा के हमारे देश में ये केमिकल खेती या इनके जो तरीके थे, जो आज एक अलग अलग तरीके से पेस्टिसाइड्स वाली या जितनी खेती जो चल रही है, उसको स्थापित किया हमारा। तो हम, हमारी प्राचीन जो स्थायी परमाकल्चर खेती थी, हम उन सबसे दूर हो गए। बाद में ये हुआ कि हमारे भारत के एक वेद या एक साइंटिस्ट थे, YL नेने, जो अमेरिका के अंदर जाके बोर्डियल लाइब्रेरी से उनको अपनी वृक्ष आयुर्वेद जो ऋषि पाराशर ने लिखी थी, उनकी एक कॉपी उन्होंने वहां से निकाली और उन वृक्ष आयुर्वेद किताब को भारत में वापस लेके आए और उनको यहाँ पे आके उन्होंने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में उनका वापस संकलन किया और 3 भाषाओं में इन किताब को पूरे भारत में बांटा, ताकि हमारी प्राचीन और परमाकल्चर जो खेती है वो लोगों को उसकी जानकारी मिले। और आज बहुत सारी जगह परमाकल्चर और स्थायी खेती में हम लोग वापस आ गए हैं। आप ये जो खेती है, हमारा भारत की जड़ें
भारत की जड़ें हमारी खेती में, हमारी मिट्टी में और हमारी पशु में और हमारा जो उद्योग, हमको उसी तरह से प्राचीन और उन्नतकालीन और समृद्धकालीन भारत बनने के लिए हमको हमारी जड़ों से चीज़ों को समझना पड़ेगा और वो उस खेती को हम लोग शुरू करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं किसान हूँ, तो मुझे ये मुझे तो समझ में आ गया था ये चीज़। तो जब समझ में आ गया था तो करने में फिर देर नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने अपनी घर मेरा जंगल में हो उस सपने को पूरा करने के लिए और भारत की वो जो प्राचीन और स्थायी और पर्माकल्चर खेती को मैंने पढ़ा, तो मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। मैं अपने परिवार और अपनी आजीविका के लिए, ताकि मैं अपने परिवार को एक अच्छा ऑक्सीजन या पानी या खाद्यान्न जो मैं अपने परिवार और मेरे लिए कर सकूं, इसलिए मैंने स्थायी पर्माकल्चर खेती को अपनाया है। और मेरे पास 2019 में मैंने एक लैंड ली थी, उसमें मैं आज ये प्राचीन खेती जो स्थायी पर्माकल्चर खेती कर रही हूँ मैं, और उसी सारी वही तरीकों को अपनाते हुए प्राचीन जिनको ऋषि पाराशर ने अपने वृक्ष आयुर्वेद में लिखा हुआ है, जहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति और मानव का जो एक चक्र था, जो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में जो पर्माकल्चर जीवन शैली को बताते वक्त बताया था, वो आपको पूरा पर्माकल्चर आधारित जीवन शैली और खेती, ये दोनों चीज मेरे फार्म में है और मेरे फार्म का नाम है मधुवन। तो मैं वो पर्माकल्चर खेती अभी करती हूँ, जिसमें मैंने इस चक्र को, जो एक चक्र था मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इस प्रकृति का पंचमहाभूत, जो हमारी बायोडायनामिक खेती, जिसमें अमावस्या, पूर्णिमा, तिथि देख के, चांद तारों को देख के ये जो खेती है, इसको करने का एक छोटा सा मॉडल और एक छोटा प्रयास कर रही हूँ मैं। और आज 3-4-5 साल हो गए मुझे ये करते। आप अनुभव के रूप में अगर आप जानना चाहें मेरा, तो इतना अच्छा अनुभव है और ये बिल्कुल हमको वापस हमारी भारत की जड़ों के अंदर जाने और जानकारी देने का एक बहुत बढ़िया आधार है कि हमको पर्माकल्चर जीवन शैली और खेती को अपनाना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने मधुवन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।